हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम हिंदी व्याकरण को करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में हम वर्ण और वर्णमाला से संबंधित सारे टॉपिक्स करेंगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब यहाँ पर लेंगे। और ये जो पेपर हम करेंगे ये यूथ से है, तो चलिएगा, इसमें ये सभी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है कि इनमें द्विगुण व्यंजन कौन सा है। देखिए, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं आपके, एक तो ड होता है जिसमें नीचे बिंदी लगी होती है, और एक ढ होता है, इसमें भी नीचे बिंदी लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। बाकी एक ड आपका ये भी होता है, और ये आपका जो है ढ होता है ये, तो ये आपके उत्सिप्त व्यंजन में आते हैं दोनों ही। ये दोनों उत्सिप्त व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन जो होते हैं, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अब जो हम देखेंगे, बात करेंगे, उत्सिप्त या द्विगुण व्यंजन में बिंदी वाला आता है। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत जिसके अंदर नीचे बिंदी नहीं होती वो होता है कंठे ध्वनि में आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन जो है वो पंचमा अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर ये अनुनासिक व्यंजन में आते हैं। और ये पीजीटी 2014 एनवीएस में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। सबसे पहले तो हम स्पर्श को जान लेते हैं, स्पर्श कौन सी होती है। फिर घोष की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। महाप्राण कौन से होते हैं, ओष्ठ कौन से होते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, पांचों जो वर्ग होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क, च, ट, त, प, इन पांचों वर्गों को। ठीक है, फिर घोष पे आ जाइए। घोष यानी कि आपको इसको सघोष भी बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। इसमें जो है आपका तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, ठीक है, घोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो है ये आपके घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होगा। और महाप्राण की अगर बात करें तो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। ओष्ठ ध्वनि की अगर बात करते हैं तो प वर्ग में आने वाले पांचों अक्षर आपके प, फ, ब, भ, म, ये आपके होते हैं ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ व्यंजन। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ्य भी है, और ओष्ठ्य ध्वनि भी है, और स्पर्श व्यंजन भी है। स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है तो हमने देखा ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत जो प वर्ग होता है वो भी हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है। तो यहाँ पर कौन सा इनमें से ऑप्शन मिलता है प वर्ग में, प वर्ग में मिलता है भ। ठीक है, और भ हमारा चौथा वर्ण भी है, यानी कि महाप्राण भी है, और घोष भी है, घोष में भी चौथा वर्ण आता है, घोष भी और स्पर्श व्यंजन भी है, और फिर ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आ रहा है। तो भ आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। फिर इसमें व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैं करा चुकी हूँ, और कल जो क्लास ली थी उसमें भी इस तरह की व्याख्या मैंने कराई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत स्वर है। समवृत स्वर में कौन सा आता है, जो समवृत स्वर होता है ई उसमें आता है। ई स्वर समवृत स्वर है। मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर की ध्वनियाँ जो है 4 प्रकार की होती हैं। विवृत, विवृत में आपका आ आता है। अर्धविवृत, हाफ जब मुंह ओपन होता है आपका, अ, ए, ओ और ओ। समवृत में आते हैं ई, उ, ऊ। और अर्ध समवृत में आपके कौन से आते हैं, ए आता है और ओ आता है। तो इनको ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनि होती है, ट वर्ग हमारा मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ट, ठ, ड, ढ ये हमारी होगी मूर्धन्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कंठे ध्वनि के अंतर्गत आते हैं क वर्ग, क, ख, ग, घ, तालव्य ध्वनि च, छ, ज, झ, दंत्य ध्वनि त, थ, द, ध, और ओष्ठ ध्वनि की बात करें तो प, फ, ब, भ, ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि किस में नहीं है? प, फ, ब और भ, म, इनमें तो ओष्ठ ध्वनि है। ये सारे तो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन च जो है वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। राइट आंसर च ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या बोलते हैं? मात्रा स्वर को बोलते हैं समरूप या फिर ग्रेफीम, ये बोलते हैं मात्रा स्वर को। और अगर बात की जाए हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, हिंदी में कुल स्वरों की अगर बात की जाए कितने हैं, तो हिंदी में 11 स्वर हैं। और अगर मात्राओं की बात की जाए, मात्रा कितनी है, तो इनकी मात्रा है 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। प्राचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। नया का पुराना विलोम होता है, उल्टे का विपरीत होता है। विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द कहते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च, छ। अगर आपके वर्ण याद हैं तो आप आंसर को एकदम से लगा देंगे। यूपी टीजीटी में आया था ये क्वेश्चन 2016 में, और ये एक तालव्य ध्वनि है। ठीक है, ये देख लीजिए। दंत ध्वनि में आते हैं आपके पूरा तावर्ग आएगा, त, थ, द, ध, न और ल तथा स, ये भी आपके दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ की बात करें तो दोनों ऊ जो हैं, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ आपके इसमें आएंगे और पूरा आएगा प वर्ग ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत। ई, छोटी ई और बड़ी ई जो भी हैं ये, और पूरा चा वर्ग इसमें आता है, तथा य और तालव्य श इसके अंतर्गत आता है। वर्ष होता है स, र, ल और ज, ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तालव्य ध्वनि बताना है कौन है, तो ये च है। च जो है यहाँ पर तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको बता ही दिया है तालव्य के अंतर्गत क्या आता है। क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इनमें से कौन सा पच स्वर है? पच स्वर में अब बात कर रहे हैं कौन सा है, ये मैंने आपको बताया था कल से परसों जो क्लास लिया था मैंने 2 दिन पहले, उसमें भी आया था पच स्वर क्या है, कौन सा होता है। और यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। आज जो है ये पच स्वर होता है। देखिएगा, अग्र स्वर की अगर बात करें, पहले ये जान लीजिए कि जीवा के भाग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 4 भेद होते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे स्वर को कितने तरीके से बोला जाता है, विव्रत, समव्रत, अर्धव्रत, अर्धसमव्रत, अर्धविव्रत, इस तरीके से वे 4 होते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए जीवा के भाग के आधार पर, तो ये स्वरों के होते हैं 3 भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ एक ही आता है आपका अ, और अग्र स्वर में ई, ए, आई, ई के साथ में ही ए, आई आएगा आपका। पच स्वर की बात करें तो आपका आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और ओ आता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? महाप्राण की अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि महाप्राण ध्वनि जो होती है दूसरा और चौथा वर्ण होती है। यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये होती है, और यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये जो है आंसर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिएगा, यहाँ 2 ऑप्शन मिलते होंगे आपके, च, छ, ज, ट और ठ। ये भी जो ठ है आपका, ये भी आपका दूसरा वर्ण है। जो ठ है आपका, ये भी आपका सेकंड वर्ण में आता है ट वर्ग के। और क, ख, ख भी आपका जो है वो दूसरे वर्ण में आता है, और दोनों ही महाप्राण है। इसलिए इस क्वेश्चन को यूपी टीजीटी 2016 में जो आया था एफ मान लिया गया था, क्योंकि इसके 2 आंसर यहाँ पर राइट थे। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन बतानी है कौन सी ध्वनि है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है? क्या जो 2 अलग अलग वर्ण मिलकर जब कोई व्यंजन का निर्माण करते हैं, वहाँ संयुक्त व्यंजन ध्वनि होती है। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही। और अगर च, च की बात करें तो ये द्वितत्व व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, द्वितत्व व्यंजन। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अघोष बताना है कौन सा है। अघोष ध्वनि का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण
ये अघोष ध्वनि है। प फ ये आपके यहाँ पर मिलते हैं अघोष ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। एक नाम गलत है पूर्ववर्ती लिपियों में, तो कौन सा नाम गलत है? यहाँ पर खरोष्टी गलत है। कौन सा गलत है? खरोष्टी। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। पहले इसका आप व्याख्या को भी देख लीजिए। खरोष्टी लिपि देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों एक सेकेंड, हाँ, पूर्ववर्ती लिपियों में नहीं है, जबकि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। यथा जैसे कि आपकी ब्राह्मी लिपि से होता है गुप्त लिपि का विकास, गुप्त लिपि से होता है कुटिल लिपि का विकास, और कुटिल लिपि फिर दो भागों में बढ़ती है, एक देवनागरी लिपि और दूसरा शारदा लिपि। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है इसमें बताना है। तो यहाँ पर स जो है, स ये उष्म वर्ग के अंतर्गत आता है। अघोष ध्वनि आपकी, आंसर जो बनेगा वो सी ठीक होगा। अघोष ध्वनि का ये कई बार बताया मैंने, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, और यहाँ ग है, ये तीसरा वर्ण है, ये घोष है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण। प और फ ये महाप्राण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। ठ की बात करें, ट ठ ये आपका सघोष नहीं है, ठ अघोष वर्ण है, क्योंकि ये दूसरा व्यंजन है और ट वर्ग का दूसरा वर्ण है, और सघोष जो ध्वनि होती है वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होती है। तो इसलिए आंसर जो सही बनेगा यहाँ पर स होगा, क्योंकि स उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है। ल जो है वो उष्म व्यंजन नहीं है, क्योंकि ह, स, दंत स बोलते हैं इसको, तालव्य स और मूर्धा स तथा ह ये आपके उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बाकी ल जो है ये आपका उष्म व्यंजन में नहीं आता, अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल, व। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। निम्न में से महाप्राण ध्वनियाँ बतानी है, कौन सी है? प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है। अब आप ढूंढ लीजिए कौन सा होगा यहाँ पर। ट, ठ, ड, ढ। एक तो ढ हमारा यहाँ क्या है? 4 वर्ण है, और त, थ, द, ध। ध भी हमारा त वर्ग का, त वर्ग का, ठीक है, कौन सा है? चौथा वर्ण है। और ये हमारा ट वर्ग का कौन सा वर्ण है? ट, ठ, ड, ढ। तो ये भी हमारा चौथा वर्ण है ट वर्ग का। तो हमारी जो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से एक कथन सही है, सही बताना है। सभी स्वर सघोष होते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका ठीक होगा, सभी स्वर जो हैं वो सघोष होते हैं। यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष ध्वनियों के उच्चारण है। वर्ष ध्वनियों के उच्चारण जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। जीवा की जो नोक है, जब हम बोलते हैं, जीवा की जो नोक होती है, आगे का हिस्सा जो होता है जीभ का, वो दांत की पंक्तियों के ऊपरी भाग को बोलकर देखिएगा तो ऊपर ये क्या होती है? टच हो जाती है, स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष ध्वनियों के उच्चारण में जीवा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। वर्ष व्यंजन न, स, र, ल को कहते हैं। न, स, न, स, र और ल इनको बोलते हैं। ये 4 वर्ष व्यंजन हैं। री ध्वनि है, री ध्वनि को बताना है। री मूर्धन्य है। उत्सिप्त की बात करें तो ड आता है। पार्श्विक की बात करें तो इसके अंतर्गत ल आता है। संघर्षी की बात करें तो इसके अंतर्गत तीनों श, यानी कि आपका संघर्षी क्या होता है? ऊष्म वर्ण होते हैं, और ह। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियाँ आयोगवाह है? आयोगवाह ध्वनि, आयोगवाह अंग और अ होते हैं, अंग और अह ये आयोगवाह ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 23, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। जो अधिक प्रयत्न से उच्चारित होते हैं उनको महाप्राण बोला जाता है। DSSB PGT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन से वर्ग में ओष्ठ्य वर्ण है? ओष्ठ्य वर्ण कौन से वर्ग में है? कौन सा पूरा वर्ग यहाँ पर ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आता है? तो ओष्ठ्य वर्ण यही जान लेते हैं सबसे पहले। प वर्ग जो है वो ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आता है। प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ पर ये 3 वर्ण इसके प वर्ग के आए हैं, तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न में से कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन का मतलब समझ आता है क्या होता है? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का देखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला एक सेकेंड, प्रत्येक वर्ग का जो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है? हमारा अल्प प्राण होता है। और क, च, ट, त, ठीक है, क, च, ट और त, तो यहाँ पर ये सारे पहले वाले वर्ण दिए हुए हैं सारे ही वर्गों के, तो राइट आंसर जो है हमारा बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य वर्ण का वर्ग बताइए। तालव्य वर्ण कौन सा होता है बताइए? जो च वर्ग आता है उसमें ई आती है हमारी और तालव्य श आएगा, यही तो होंगे। तो या भी आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तालव्य श, च वर्ग और ई को देख लेते हैं, और एक हमारा यह भी इसके अंदर ही आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण होता है। री वर्ग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में होता है? री स्वर की मात्रा का प्रयोग यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से किस में हुआ है? तो री की जो मात्रा लगती है हमेशा ऐसे लगती है। री की मात्रा मातृभूमि में प्रयुक्त हुई है, ठीक है, इसका प्रयोग मातृभूमि में किया गया है। आप श्रृंगार में देखिएगा, इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं। श्रृंगार है, नृप है, मृग है, कृतघ्न भी है, कृत्रिम भी इससे बनेगा, कृपाण बनेगा और कृति भी बनेगा, कृति, कृषि, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ण ये सारे वर्ग जो वर्ण हैं अभी मैंने बताए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आपका आंसर जो है यही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ई तालव्य श, ये और च आपका जो है तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30, जिन वर्गों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं? वे सभी कौन से वर्ग में यहाँ पर दिए हुए हैं? तो ई आप देख लीजिए बोलकर, और ए, तो जीभ का जो आगे का हिस्सा है वो ऊपर नीचे होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये अग्र स्वर में भी आते हैं, ठीक है, अग्र स्वर भी इनको बोला जाता है। कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में आती हैं? कंठ ध्वनि को यहाँ पर जो वर्ग दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस में कंठ ध्वनि है? क वर्ग और ह, ये होती है कंठ ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? य, र, ल, व ये जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। य और व को अर्ध स्वर भी माना गया है, य और व को अर्ध स्वर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक होता है? ई के उच्चारण में अभी मैंने आपको बताया था अग्र भाग
जो है वो आवश्यक होता है, और अग्रभाग से आपका ई, छोटी ई, बड़ी ई और ए, छोटी बड़ी ए आई, यानी आप ऐसे बोल सकते हो, अग्रभाग से इन का उच्चारण होता है, मध्य भाग से सिर्फ आ का उच्चारण होता है, पश्च भाग के अंतर्गत बाकी जो आपके स्वर बचते हैं इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित जो सूची है, ये सूची जो दी गई है, ये बताना है आपको। च जो है ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। व की अगर बात करें तो ये व की बात करते हैं तो ये ओष्ठ, दंतोष्ठ इसको बोला जाएगा, व दंत और ओष्ठ, ठीक है। ये खाली ओष्ठ नहीं होगा, दंतोष्ठ मिलकर बनेगा, क्योंकि आप बोलकर देखिए, खाली ओष्ठ से, होठों से व को नहीं बोला जाता, दांतों का भी प्रयोग होता है इसमें। द की अगर बात करते हैं तो द दंत्य है, त थ द दंत की सहायता से बोला जाता है। का जो है ये कोमल तालव्य, या फिर इसको आप कंठ ध्वनि भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। ओष्ठ जो है वो क वर्ग का उच्चारण स्थान है। और आप देखिएगा ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे हुए हैं। यूपी पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। प वर्ग का उच्चारण स्थान प वर्ग ओष्ठ ध्वनि होता है हमेशा ही। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, उच्चारण स्थान के आधार पर जो अय्य होता है व्यंजन है, ये एक तालव्य व्यंजन है क्योंकि च वर्ग में होता है, एक तालव्य व्यंजन है, ठीक है। मूर्धा व्यंजन में आपका टा आ जाएगा, कंठ में क वर्ग आ जाता है, ओष्ठ में प वर्ग आ जाता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक होता है। हिंदी में जो अनुस्वार है वो य का सूचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा आगे। अर्धस्वर मैंने देखो इस व्याख्या में भी आप देख सकते हैं, मैंने भी आपको अभी बताया था कि जो हिंदी में पंचमा अक्षर होता है, ये तो आपके पांचों वर्ग के जो पांचवा अक्षर होगा, पंचम वर्ण होगा, उसको बोलते हैं हम पंचमा अक्षर, ठीक है। और ये अनुस्वार का प्रयोग इनमें किया जाता है। अनुस्वार क्या होता है, ये एक बिंदी होती है जिसका प्रयोग करते हैं हम, जबकि य और व की अगर बात करें तो ये अर्धस्वर में आते हैं, अभी बताकर आई हूँ मैं आपको, ठीक है। अतः ये अनुस्वार का सूचक नहीं होता। या ड ढ ध्वनियाँ, ध्यान देखिए ड ढ की बात हो रही है, बिंदी का साउंड भी आपको देना पड़ेगा। ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धा उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं, ये है आपका उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं दोनों, और आपका बी ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्वेनिम बोलते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वेनिम बोलते हैं, राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, उच्चारण की दृष्टि से तालव्य स, मूर्धा स और दंत स व्यंजन किस प्रकार के होते हैं। ये उष्म व्यंजन होते हैं, इनका नाम उष्म व्यंजन है, और उष्म व्यंजन में ना एक ह का प्रयोग भी होता है। यह अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और बाकी जो है आपके वो इसमें दिए हुए तालव्य वर्ण है। 41 नंबर क्वेश्चन, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि क जो व्यंजन है वो क्या है। एक तो वो कंठे ध्वनि है, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। एक वो अल्प प्राण है क्योंकि वो पहला शब्द है। एक वो अघोष है क्योंकि अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है, और एक स्पर्श व्यंजन में है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है। सघोष की बात हो रही है, सघोष की बात हो रही है। ह जो है हमारा सघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। ह किसके अंतर्गत आता है, ह हमारा सघोष ध्वनि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सारे के सारे स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सारे स्वर, तथा य र ल व, ठीक है, और ह, ये हमारे होते हैं घोष व्यंजन। ये क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभ में शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है। प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का क्या है, स्वरूप है, ये बताना है क्या स्वरूप है। प धन र, आधा प बनता है इसमें,
और फिर र जो है वो स्वर सहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रारंभ शब्द में जो प्र है, प्र वर्ण का स्वरूप होता है आधा प, यानी कि स्वर रहित, और ये स्वर सहित। र जो है प स्वर रहित और र स्वर सहित होता है। प्र में प आधा वर्ण होता है और र पूरा वर्ण होता है। जिन वर्णों के उच्चारण पहले होता है वे आधे वर्ण होते हैं, बाद वाला वर्ण पूर्ण होता है। वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। राइट आंसर क्या होता है? जब संधि बनती है तो नई ध्वनि बनती है। क्वेश्चन नंबर 45, अनुस्वार वास्तव में नासिक्य व्यंजन है का प्रतिरूप है। अनुस्वार वास्तव में नासिक्य व्यंजन है, इसका प्रतिरूप क्या है? इसका प्रतिरूप होता है ड, अण, न, न, म, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर। 46 नंबर क्वेश्चन, अक्ष से संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? अक्षय का क और श, क उसमें आधा होगा और स जो है वो मूर्धा स, ये पूरा होता है, पूरा वर्ण होता है, इनके संयोग से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है हमारे चार होते हैं। एक तो अक्षय होता है, एक त्र होता है, त्र त और रा के संयोग से मिलकर बनता है। अज्ञ की बात करें तो जा और अय्या के योग से मिलकर बनता है। स्र की बात करें तो स और र के योग से मिलकर बनता है। 47 नंबर क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर क, ख, ग, घ किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ये स्पर्शी व्यंजन है क, ख, ग, घ, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है स्पर्शी व्यंजनों की, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं। संघर्षी की बात करें तो तालव्य श, मूर्धा स, दंत स और ह ये आपके क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। लुंठित व्यंजन की बात करें तो उसमें र आता है, पार्श्विक की बात करें तो उसमें ल आता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद होते हैं? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद बताना है तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ये हैं आपके जो चारों ऑप्शन हैं वे ये हैं। 2 ऑप्शन ये रहे और 2 ये रहे, तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन ठीक होता है, क्योंकि स्पर्श संघर्षी और स्पर्श संघर्षी अलग अलग भी होते हैं और मिक्स भी करके होते हैं। नासिक्य, पार्श्विक, उत्क्षिप्त और प्रकंपित तथा संघर्षहीन सप्रवाह, ये ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर ठीक हो जाता है। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद कितने होते हैं? स्पर्श होते हैं, संघर्षी होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं, नासिक्य होते हैं, पार्श्विक होते हैं, उत्क्षिप्त होते हैं, प्रकंपित होते हैं, संघर्षहीन होते हैं, सप्रवाह होते हैं। ठीक है, ये इतने सारे भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमारे वर्ण और वर्णमाला से संबंधित जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो संज्ञा से लेकर हम अवयव तक करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी व्याकरण की जो क्लास आएगी वो इस पर आएगी, और एक आपका मिलेगा आपको टीजीटी या फिर पीजीटी, यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी का पेपर देखने को। ठीक है, तो चलिएगा आज हम विदा लेते हैं आपसे, यहीं तक करेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मैंने आपको बता दी, व्याकरण की क्लास होगी, जो सभी विषयों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो आपका वनडे एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी एग्ज़ाम का डीएसएसबी का पेपर हो, तो वहाँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आगे अगर बात करते हैं पीजीटी की, तो पीजीटी या फिर टीजीटी का कोई एक पेपर हम कराएंगे आपको। तो क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।